नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फ्रॉड टीआरपी रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। रिपब्लिक टीवी मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हां, रिपब्लिक टीवी मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। टीआरपी के लिए रिपब्लिक टीवी ने पैसे दिए। हालांकि रिपब्लिक टीवी कह रहा है कि उसे टारगेट किया जा रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का दावा है रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी खरीदने का आरोप लगाया गया। फ्रॉड टीआरपी से पैसे बढ़ाए गए, विज्ञापन के पैसे बढ़ाए गए। रिपब्लिक टीवी का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। चैनल के डायरेक्टर पर शक है। टीआरपी रैकेट में रिपब्लिक टीवी अब शामिल हो चुका है। रिपब्लिक टीवी के खाते सीज किए जा सकते हैं। टीआरपी से छेड़छाड़ की गई। मुंबई पुलिस का बड़ा दावा यहां पर कर रही है पुलिस। तो फ्रॉड टीआरपी रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। रिपब्लिक टीवी जिस तरीके से टीआरपी में खुद को नंबर 1 कह रहा था, अब पुलिस ने एक बड़ा दावा किया कि टीआरपी के लिए खरीद फरोख्त हुई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का दावा है। आइए आपको सुनवाते हैं। जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है, जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। के ऊपर और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मुंबई पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 लोगों की गिरफ्तारी भी दिखा दी है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनके पास से 10 लाख और 8 लाख ऐसे टोटल तकरीबन 18 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, अब क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि बार्क, जिसे ये ऑफिशियली दिया गया है कि वो टीआरपी को कैलकुलेट करे, हालांकि बार्क से जुड़ा हुआ एक एजेंसी हंसा करके है जिसका नाम क्राइम ब्रांच ने सामने लाया है। कहा है कि हंसा जो कंपनी है वो टीआरपी के साथ छेड़छाड़ करती थी। साथ ही क्राइम ब्रांच का ये भी दावा है कि जिन लोगों के घरों में पैसे देकर के ये कहा जाता था कि आप रिपब्लिक चैनल जो है लगाकर रखे, हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, और उसके बदले में उन्हें पैसे देने की भी बात जो है सामने लाई गई है। यानी इन बातों में कितनी सच्चाई है, आगे आने वाले दिनों में किन लोगों से पूछताछ होगी, जिन लोगों की गिरफ्तारियां की गई है उनसे क्या कुछ खुलासे होते हैं। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में इन्हें जब अदालत की प्रक्रिया के लिए अंजाम दिया होगा तो रिमांड कॉपी तैयार करनी होगी। उसमें बताना होगा कि इनके पास क्या कुछ बातें मिल पाई हैं, इनमें किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, किन आधार पर इन पर गिरफ्तारियां की गई हैं। और सबसे बड़ी बात जिस तरह से बता रहे हैं कि 3 चैनलों के नाम उनके सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 छोटे चैनल बताए जा रहे हैं। एक बड़ा चैनल जिस तरह से क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने नाम भी लिया है रिपब्लिक टीवी का, तो उसमें किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कितने पैसे दिया करते थे, किस तरह से ये पूरा शेड्यूल काम करता था, इनकी सारी जानकारी जो है इकट्ठा करी क्राइम ब्रांच। मैं आपको बता दूं कि देश भर में 30,000 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं। मुंबई में तकरीबन 2,000 पैरामीटर्स हैं जिनका जिम्मा है बाघ से जुड़े रहने का। और जो एजेंसी हंसा है वो टीआरपी कैलकुलेट करती है। तो क्या उन टीआरपीओ के साथ इस एजेंसी ने छेड़छाड़ किया है, और किया है तो इसमें किनका इन्वॉल्वमेंट है और किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है? अब ये शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन प्रशांत, रिपब्लिक की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। रिपब्लिक टीवी कह रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा था सुशांत सिंह केस हो या फिर एनसीबी जब ड्रग्स मामले की जांच कर रही थी जिसमें रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हुई थी, तो उस वक्त जो है एनसीबी रिपब्लिक चैनल जो है हमेशा मुंबई पुलिस को टारगेट करती थी, मुंबई पुलिस को लेकर कटाक्ष करती थी। कमिश्नर जो है परमबीर सिंह को लेकर कटाक्ष करते थे कि आखिर मुंबई पुलिस की फेलियर कहाँ है। उनके फेलियर को ज्यादा दिखाने की कोशिश जो है रिपब्लिक की तरफ से होता था।
तो हो सकता है कि जिस तरह से अब रिपब्लिक अपनी तरफ से बयान दे रहा है कि उन्होंने जो सुशांत सिंह केस हो या ड्रग्स वाला केस हो, उस मामले को लेकर जिस तरह से मुंबई पुलिस की जांच पर सवाले निशान खड़े किए थे, जांच जिस तरह से होना चाहिए नहीं किया गया, ऐसे कई बार कटाक्ष किए गए थे, तो उसके बदले में ये क्राइम ब्रांच का स्टेप है रिपब्लिक के खिलाफ, ऐसा उनके एलिगेशन है। लेकिन देखिए अभी इंतजार करना होगा। जिस तरह से मैंने कहा 2 लोगों की गिरफ्तारी अगर की गई है तो किस आधार पर की गई है ये इन्हें क्राइम ब्रांच को बताना होगा। उनके पूछताछ में क्या कुछ बातें आने वाले दिनों में सामने आते हैं, क्या रिपब्लिक भारत के किसी एम्प्लॉइयों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या फिर हंसा जो छेड़छाड़ करने वाली कंपनी है जो बाग से जुड़ी हुई थी, जिसका काम था टीआरपी को कैलकुलेट करना, उसने किस हद तक इस मामले में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, छेड़छाड़ किया है। आने वाले दिनों में जैसे जांच आगे बढ़ेगी प्रशांत, क्या रिपब्लिक टीवी के खाते आगे आने वाले दिनों में सीज हो सकते हैं, ऐसी भी कोई आशंका है क्या? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। क्राइम ब्रांच ने बिल्कुल मन बना लिया। जिस तरह से मैंने कहा कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से 10 लाख और 8 लाख ऐसे अमाउंट जो है कैश के तौर पर बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने, हमारे सूत्रों ने साफ तौर पर यह बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में जाकर के ये कहा गया कि आप यही चैनल लगाकर रखिएगा, इसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा एलिगेशन है या फिर आरोप हम कह सकते हैं फिलहाल, क्योंकि जांच पड़ताल की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच ने बताया कि जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी और उन एजेंसियों के अमाउंट को एनालाइज करने के लिए खातों को सील किया जा सकता है। प्रशांत, क्या टीआरपी रैकेट का ये जो मामला है पहली बार सुनने में आ रहा है या इससे पहले भी ऐसे धमाके हो चुके हैं? और क्या बड़ा सवाल ये भी प्रशांत कि क्या मुमकिन है टीआरपी को खरीद लेना? देखिए ये जिम्मा जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि बार्क जो है वो टीआरपी को कैलकुलेट करती है। ये एजेंसी जो है ऑफिशियल एजेंसी है, लेकिन इस एजेंसी से कई एजेंसियां रीजनल वाइज जुड़ी रहती है, जिसमें हंसा का नाम आ चुका है। हंसा क्या करती है, वो कैलकुलेट करके टीआरपी बार्क के जरिए जो है सार्वजनिक करती है और उसी के चलते पता है कि जिसकी टीआरपी ज्यादा होती है तो मार्केटिंग के हिसाब से उन्हें उस तरह से रेट्स मिलते हैं बाजार में एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर बाकी जो चीजें होती हैं प्रचार के तौर पर। तो ऐसे में छेड़छाड़ करना किस हद तक पॉसिबल है अब ये क्राइम ब्रांच आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच ने आज जो पीसी ली है और उसमें इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस रैकेट का खुलासा है जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी है, उनके पास से पैसे बरामद हुए हैं और हंसा इस तरह के एजेंसी का नाम लिया गया है। आखिर इस एजेंसी में कौन ऐसा एम्प्लॉय था जो टीआरपी के साथ छेड़छाड़ करता था? तो बहुत बड़ा रैकेट है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आपने कहा, इससे पहले ऐसी कोई भी चीजें सुनने को नहीं मिली गई थी और नहीं देखी गई थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई क्राइम ब्रांच इस मामले में लेती है और सबसे अहम देखना ये होगा कि रिपब्लिक भारत अपनी तरफ से क्या कुछ जवाब। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब चैनल के डायरेक्टर पर भी पुलिस को शक है और इसमें 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कई सिरे कहीं और से भी जुड़ेंगे, जैसा कि हंसा का भी नाम भी इसमें आ रहा है। और खबर करनाल से, जहां पर आशा वर्कर्स का बड़ा आंदोलन है। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। सीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। प्रदेश भर से आशा वर्कर्स करनाल में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये लोग स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। तो करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में किस तरीके से आशा वर्कर्स अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं पूरे हरियाणा से इस रैली में आशा वर्कर्स की मौजूदगी है। आशा वर्कर्स की पदाधिकारी भी पहुंची थी और इनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। 7 तारीख से हम आंदोलनरत हैं और हमने 20 दिन तक हड़ताल की। सरकार के आश्वासन पे हमने 26 तारीख को अपनी हड़ताल वापस ली थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हमारी जो तमाम मांगे हैं
उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उन सभी मांगों का अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि हमसे ढंग से कोई बातचीत भी नहीं की गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बातचीत करें हमारे साथ और हमारी तमाम मांगों का निपटारा करें। यदि मांगों का निपटारा नहीं होगा तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये जो आंदोलन है आशा वर्कर्स का वो जारी रहेगा। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं करनाल में किस तरीके से आशा वर्कर्स की जो महिलाएं हैं वो आशा वर्कर पहुंची हुई हैं। न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। स्थायीकरण की भी मांग की जा रही है क्योंकि लंबे समय से परमानेंट करने की ये लोग मांग कर रही थी और आखिरकार इनका गुस्सा फूटा और अब ये करनाल में बैठी हैं, धरने पर बैठी हुई हैं और अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हैं। गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियां की मंडी में आरती और मजदूरों में जमकर मारपीट हुई। मंडी में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि आरती ने उन्हें जाति सूचक गालियां निकाली और धान चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मजदूरों ने किस तरह आरती को घेरा और फिर आरती की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने इन्हें मजदूरों के चंगुल से बचाया। भीड़ ने दफ्तर में तोड़फोड़ भी की और फिर इन दो लोगों पर हमला कर दिया। गड्डी दी शार्ट आई 2 क्विंटल, ठीक है जी। ये मैनू कहंदा गड्डी दी शार्ट किद्दां आई ते मैं कहा भी गड्डी दी शार्ट मैनू नहीं पता किद्दां आई। पहला माल पिया ही पुराना वो पाया ही माल सुक्का होगा ते मैनू कहंदा भी तू रात नूं बाटा फेरदा वा जे आ वो आ। ये मेरे को 2 नंबर का काम कराउंदा। 2 किलो का वट्टा बनाया ही किसानां दे 2 किलो दाने वध चखाउंदा ही। बाद च मैनू आंदा ही भी कढ दाने ते दाने वध निकल गए ते वो शार्ट आ गई गड्डी दी, ठीक है जी। वो ड्राइवर ने मतलब कि मैंने दसिया भी जो तुहाडा चौधरी है इन्हें रात गड्डी साडी जी लोड होने वास्ते पहला रोकती है। रोकने तो बाद उन्हें रात अपन 2 रेहड़ियां लियाइयां, रेहड़ियां च लद के माल लै गया। बाहर जाके पता नहीं कित्थे लै गया, कित्थे उन्हें बेचिया। मैं आके चौधरी नूं पुछगिछ की, अपने दफ्तर लिया। मैं क्यों इस तरह तू कीता, मतलब ये चोरी क्यों की है दस। पहला तो मुकरन लगा तो मैं कोई कीता, जिस बंदे ने कहा सीगा उन्होंने उहदे मूँह ते लिआंदा गया। उन्हें कहा इन्नियां बोरियां तो रात मेरे सामने खड़ियां। फिर चौधरी आंदा भी मतलब मैं ठीक खड़ियां ने। फिर वह दूसरा भरा आ गया, आंदे ही जा चोरी की, वो गल आके पै गया। मेरे नाल ब्रदर होर सी, उन्होंने पग्गा पुग्गा ला दी। एक होर आ गया, फिर एक वह साला आ गया। ये 7-8 जने आके साडे दफ्तरे गल पै गए। फिर बाहर हजूम इकट्ठा करके साडा इन्ना करोड़े मारे आ। साडे दफ्तर ने साडा दफ्तर ही भनता ही। दोनों पार्टियां झगड़ा, दोनों पार्टियां जो हॉस्पिटल दाखिल आ। दरखास्त लैके जो स्टेटमेंट आएगी वो मुताबिक दोनों के खिलाफ बनती कार्रवाई। और बात अमृतसर की, जहां शादी समारोह के दौरान आपको बता दें एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। फायरिंग की वारदात यहां पर देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये फायरिंग कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर के गुर्गे कर रहे हैं। गैंगस्टर मोनू ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर हवाई फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये गैंगस्टर बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे हैं। अमृतसर में शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग का ये वीडियो आप देख रहे हैं। ये फायरिंग कोई और नहीं, गैंगस्टर के गुर्गे कर रहे हैं। गैंगस्टर मोनू ने अपने गुर्गे के साथ मिलकर हवाई फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने 10 के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसे ये गैंगस्टर बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे हैं। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। और अब बात पंजाब की, जहां पर 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के आदेश सुझाव भी आ चुके हैं। न्यूज़ 18 पर पंजाब के शिक्षा मंत्री
एक्सक्लूसिव आए थे। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का सुझाव दिया। अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस लेता है तो कार्रवाई होगी। टीचर्स की भर्ती के लिए 4500 वैकेंसी निकाली गई। और शिक्षा मंत्री से बात की हमारे सहयोगी पंकज कपाही ने। आइए आपको सुनवाते हैं। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ SOP ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਡੈਸਕ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ COVID-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 3-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਵਿਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਵਿਦ ਰਾਈਡਰਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ SOPs ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਟੋ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CBSE ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਕੂਲ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਰ ਪਰਮਿਟਡ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ CBSE ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ तो CBSE ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੋਰਡ ਫਲਕਰਮ ਬੋਰਡ CBSE ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ CBSE ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ भी अपने एजुकेशन। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर सुझाव दिए गए। अब आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
और इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर फिर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। देश भर से कुरुक्षेत्र में 17 किसान संगठन जुटे हैं। एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र से प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में यह मंथन हो रहा है। आज किसान संगठन बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।